विद्यार्थियों ने नीट और जेई को एज अ करियर प्रायोरिटी की तरह देखना ही चाहिए। यानी कि हेल्थ सेक्टर और इंजीनियरिंग सेक्टर कभी भी हमेशा डिमांडिंग ही रहेगा। इतने बड़ी आबादी वाले देश के अंदर बेसिकली जॉब मिलना ये डेफिनेटली बेसिकली एक चैलेंजिंग क्राइटेरिया है। अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ नहीं है, हर जगह। आज भी सबसे ज्यादा स्कोप्स जो है वो विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर बनने में है और आईआईटीएन बनने में। इंडियन इंजीनियर्स की डिमांड पूरे वर्ल्ड वाइड है। पढ़ाना जितना इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के लिए समय देना उतना इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम और नीट और जेई के एग्जाम में काफी फर्क है। यानी कि पूरी 2 साल के सफर का जो हिसाब है वो 3 घंटे में या 2.5 घंटे के अंदर देना पड़ता है। और जहां पे लिमिटेड सीट्स का क्राइटेरिया है वहां दौड़ तो होगी। पुणे शहर ने जो मुझे सिखाया वो मैं शायद कभी भी नहीं भूलूंगा कि मतलब जीना भी सिखाया, लड़ना भी सिखाया। टीचर विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है या विद्यार्थी टीचर को पढ़ा रहा है, ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाया एक्चुअली में। हमेशा स्टूडेंट्स से जो सीखने को मिलता है वो कभी भी किताबों से भी नहीं मिलता या डिग्री से भी नहीं मिलता। अभी तो बच्चों के लिए जो कोचिंग क्लासेस नीट और जेईई के लिए आवश्यक है कि कोचिंग इज नॉट अ मैंडेट, कोचिंग इज डेफिनेटली नॉट अ रिक्वायरमेंट, बट स्टूडेंट्स को लगता है कि डेफिनेटली अपने करियर को पूरा करने के लिए कोचिंग की रिक्वायरमेंट। कोचिंग पोटेंशियल और परफॉर्मेंस के बीच का ब्रिज है। तो सच में लातूर पैटर्न के बारे में आप क्या कहेंगे जो अभी चर्चा हो रही है? लातूर पैटर्न ये नाम पूरे महाराष्ट्र ने लातूर को दिया हुआ, किसी एकाध व्यक्ति द्वारा की कोई गलत चीज लातूर पैटर्न नहीं। ठीक है कि अगर विद्यार्थी लातूर आके ये बात भूला नहीं कि वो लातूर क्यों आया है तो वो यहाँ से डॉक्टर और इंजीनियर बन के ही जाता है। जैसे कि एक बंदा नीट जेईई में टॉप आता है तो हर क्लासेस के बैनर पे उसके फोटोज आते हैं। इसका उत्तर देने के लिए आपको थोड़ा सा लातूर का इतिहास पता होना चाहिए कि सपना देखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संकल्प बनना बहुत बड़ी बात है। हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशनल स्लोगन आपका क्या रहेगा? कि जीवन में कभी भी हार न जाना, कभी हार भी गए तो कभी टूट न जाना, कभी टूट भी गए तो कभी बिखर न जाना, कभी बिखर भी गए तो फिर उठ जाना, कारण जमाना उसी की सुनता है जिसमें फिर से उठने का दम होता है। हाय हेलो नमस्कार, मैं बालाजी सूड लातूर से। लातूर का नाम सुनते ही इस पॉडकास्ट के बारे में आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी होगी, लेकिन आज का ये पॉडकास्ट दिशा है उन बच्चों के लिए जो मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपने परिवार और अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। ये पॉडकास्ट उन सवालों के जवाब है जो आज लातूर पैटर्न पे उठ रहे हैं। मैं आ चुका हूँ अल्फा 360 डिग्री एकेडमी के चिराग सेनमा सर के पास। तो चलिए ऐसे कई सारे सवाल लेके सीधे चलते इस एकेडमी के एकेडमिक डायरेक्टर चिराग सर के पास। तो जैसे कि मैंने कहा कि कुछ सवाल बच्चों के भविष्य के लिए है, कुछ सवाल लातूर पैटर्न के बारे में है। तो मेरे साथ है चिराग सर। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि जी और नीट ही क्यों बच्चे चूज़ करते हैं? और भी सारे विकल्प बच्चों के सामने हैं, वो क्यों नहीं सोचते? डेफिनेटली विद्यार्थियों के पास कई विकल्प हैं और बेसिकली करियर के इतने सारे ऑप्शंस हैं। कुछ विद्यार्थी बेसिकली लॉ सेक्टर को चूज़ करते हैं, कुछ विद्यार्थी बेसिकली कॉमर्स सेक्टर को चूज़ करते हैं, कुछ साइंस सेक्टर को चूज़ करते हैं। लेकिन जब भी एक कोर्सेज की परिभाषा दी जाती है तो नीट जेडब्ल्यू द्वारा जो विद्यार्थी यानी कि डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं, इनको बेसिकली अपन प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर गिनते हैं। अच्छा। इतने बड़ी आबादी वाले देश के अंदर बेसिकली जॉब मिलना ये डेफिनेटली बेसिकली एक चैलेंजिंग क्राइटेरिया है। और इस चैलेंजिंग क्राइटेरिया में थोड़ी सी सहजता तब आ जाती है जब एक आध बेसिकली स्टूडेंट प्रोफेशनल कोर्स को सिलेक्ट करता है। और प्रोफेशनल कोर्सेज की अगर बात की जाए तो उसमें भी बेसिकली आबादी इंडिया की इतनी सारी है तो बीमारियां कहीं ख़त्म नहीं होने वाली। तो इसलिए डेफिनेटली बेसिकली एक डॉक्टर बनना ये कहीं ना कहीं बेसिकली एक जॉब की सिक्योरिटी की तरफ एक पहला कदम है। और बेसिकली डेफिनेटली इंडियन इंजीनियर्स की डिमांड पूरे वर्ल्ड वाइड है कि यानी कि बेसिकली भारत के आईआईटी से बेसिकली पास आउट हुआ विद्यार्थी उसकी डिमांड बेसिकली केवल इंडिया के अंदर नहीं है, पूरा दुनिया इस बात को जानती है कि बेसिकली आईआईटीएन का पोटेंशियल क्या है। तो इसलिए उस पोटेंशियल को नवाजा भी जाता है, उस पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज भी किया जाता है।
इसलिए वो डेफिनेटली एक ल्यूक्रेटिव जॉब है और उसके अंदर डेफिनेटली डिग्निटी भी मिलती है, रिस्पेक्ट भी मिलता है, कुछ अच्छा बिजनेस में आगे डेवलपमेंट करने का एप्टीट्यूड भी डेवलप होता है। कि मतलब इसके लिए आज आप देखते होंगे कि बहुत सारे आईआईटियंस खुद का ऐप डेवलप करके आज बेसिकली पूरी दुनिया उस ऐप का इस्तेमाल कर रही है। आज बेसिकली चाहे आप घर से निकलो तो मतलब अपने पास इंटरनेट से लेके हर चीज़, ये पूरी चीज़ें इंटरनेट इंजीनियर्स द्वारा मेंटेन्ड है। तो मतलब हम लोग पूरे डिवाइसेस से घिरे हुए हैं। तो डेफिनेटली इंजीनियरिंग सेक्टर और मेडिकल सेक्टर यानी कि हेल्थ सेक्टर और इंजीनियरिंग सेक्टर कभी भी हमेशा डिमांडिंग ही रहेगा। इसलिए बेसिकली उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, इसलिए पहले से विद्यार्थियों का जो चयन रहता है या एक इंक्लिनेशन रहता है वो डेफिनेटली उस फील्ड की तरफ रहता है कि जो उसको आगे जाके एक इनकम सोर्स दे सकता है या आगे जाके एक पहचान दे सकता है या आगे जाके उसको बिजनेस की तरफ या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ एक नया कदम उठा सकता है। इसलिए 10वीं के बाद से इनफैक्ट शायद आप भी जब स्टूडेंट होंगे तो आपके पेरेंट ने भी आपको यही कहा होगा कि 10वीं के बाद बेसिकली साइंस स्ट्रीम चूज करो, और वो साइंस स्ट्रीम चूज करवाने के पीछे ये रीजन दिया होगा कि आगे जाके आप डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं। तो डेफिनेटली विद्यार्थियों ने नीट और जेई को एज अ करियर प्रायोरिटी की तरह देखना ही चाहिए कि इंडिया में डेफिनेटली नीट और जेई को अगर आप क्रैक करते हो तो आगे जाके आपके लिए भी जो करियर के ऑप्शंस बनते हैं, डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ नहीं है, हर जगह है, ठीक है कि किसी भी देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, किसी भी फील्ड के अंदर एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन आज भी सबसे ज़्यादा स्कोप जो है वो विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर बनने में है और आईआईटीएन बनने में। इसलिए 10वीं के बाद डेफिनेटली विद्यार्थियों का जो इंक्लिनेशन है वो नीट और जेई की तरफ यानी कि साइंस स्ट्रीम की तरफ रहता है। इस फील्ड में सिक्योरिटी ज़्यादा है भविष्य को लेकर। तो जैसे कि आपने कहा कि ये जो सब नीट और जेई जो है एक सिक्योरिटी है बच्चों के लिए, जो आगे हम जब पढ़ाई करेंगे नौकरी के बारे में या फिर जो भी कुछ है, लेकिन इसके बारे में ऐसे भी सोचा जाता है कि बहुत कठिन है शिक्षा के बारे में। नीट और जेई डेफिनेटली एक टफ एग्जाम्स तो है, क्योंकि जहां लाखों विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थी सिलेक्ट करने हैं तो डेफिनेटली वो एक चैलेंजिंग एग्जाम तो है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम और नीट और जेई के एग्जाम में काफ़ी फर्क है कि अगर मान लो कि पूरा महाराष्ट्र चाहे या महाराष्ट्र के विद्यार्थी भी चाहे तो मेहनत करके 100% मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन अगर पूरा महाराष्ट्र भी चाहे तो वो डॉक्टर नहीं बन सकते, पूरा महाराष्ट्र भी चाहे तो वो आईआईटीएन नहीं बन सकते, कारण वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड आ जाते हैं। और जहाँ पे लिमिटेड सीट्स का क्राइटेरिया है वहाँ दौड़ तो होगी, और दौड़ होगी तो बेसिकली सबसे तेज दौड़ने वाला, सबसे एक्यूरेट दौड़ने वाला, सबसे लंबा दौड़ने वाला यही जीतने वाला है। उस बारे में बेसिकली कोई दौरा ही नहीं है। डेफिनेटली थोड़ी अपनी शिक्षण प्रणाली जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है नीट और जेई को टफ बनाने के लिए, कारण बचपन से आपको हमको सभी को ये ट्रेनिंग रहती है कि 8th में 8th का अभ्यासक्रम पढ़ा और उसकी एग्जाम दे दी, 9th में 9th का अभ्यासक्रम पढ़ा और उसकी एग्जाम दे दी, 10th में 10th का एग्जाम पढ़ा और उसकी एग्जाम दे दी। इनफैक्ट कुछ कुछ जगह पे तो सेमेस्टर सिस्टम भी आ गए हैं कि मतलब इसके लिए सेमेस्टर का अगले सेमेस्टर में समावेश नहीं होता है। लेकिन नीट और जेई अचानक से बच्चों के लिए वो एक्सपीरियंस होता है कि 10वीं के बाद 11वीं में जो वो पढ़ने वाला है उसकी परीक्षा वो 2 साल बाद देने वाला है। यानी कि पूरी 2 साल की पूरी जर्नी जो है कि यानी कि आज जो पढ़ा, यानी कि आज अगर कोई विद्यार्थी 2026 में पढ़ रहा है तो वो परीक्षा देने वाले 2028 के अंदर। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है विद्यार्थी के लिए कि 2 साल के लिए चीज़ों को याद रखना, 2 साल के लिए चीज़ों को परफेक्टली मेंटेन करना। और एक और बात है कि मतलब 10वीं में जब भी एक परीक्षा होती है तो एक दिन शायद फिजिक्स की एग्जाम होती है, एक दिन केमिस्ट्री की एग्जाम होती है, एक दिन मैथ्स की एग्जाम होती है, लेकिन यहाँ पे 3 घंटे में सब कुछ हो जाता है। यानी कि पूरी 2 साल के सफर का जो हिसाब है वो 3 घंटे में या 2.5 घंटे के अंदर देना पड़ता है। तो दैट मेक्स द एग्जाम द मोस्ट टफेस्ट एक्चुअली में। सर और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 10वीं कक्षा के बाद आपने फील्ड चुनी है, उस समय आपकी क्या मानसिकता थी? सच बताए तो टीचिंग प्रोफेशन में आना ये कभी भी तय नहीं था। हमारे गांव में मैं एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। हमारे गांव में बेसिकली एक 600 लोगों की आबादी होगी, 600 परिवार भी नहीं होंगे, तो 600 लोगों की आबादी थी। और वहाँ एक पढ़े लिखे व्यक्तित्व थे, उन्होंने जो कहा वो करने का। मतलब आज की पीढ़ी जितनी अवेयर है कि मतलब उनको मालूम है कि 10वीं के बाद क्या करना है, 11वीं के बाद क्या करना है, 12वीं के बाद क्या करना है, कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना है, कौन सी सिटी सिलेक्ट करनी है, ये जो अवेयरनेस है वो सच बताऊँ तो बेसिकली शहर में आने के बाद में मैंने सीखा है। तो हमारे गांव में जो एक पढ़े लिखे व्यक्तित्व थे, उन्होंने बेसिकली जो कहा वो किया। यानी कि 10वीं के बाद उन्होंने कहा साइंस करना तो साइंस किया,
उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन बायोकेम में करना, तो वो किया, और उसके बाद बेसिकली मास्टर्स करना, उसके लिए पुणे आया। और पुणे से ही ये सफ़र शुरू हुआ कि पुणे शहर ने जो मुझे सिखाया वो मैं शायद कभी भी नहीं भूलूंगा, कि मतलब जीना भी सिखाया, लड़ना भी सिखाया, और वहाँ पे सबसे पहली बार पढ़ते पढ़ते कमाना भी सिखाया। कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था उसी वक्त कॉलेज की भी फीस हमारे थ्रू निकालने के लिए मैंने स्टार्ट किए पार्ट टाइम लेक्चर्स। एक्चुअली टीचिंग में एंट्री जो है वो ज़रूरत की वजह से हुई, लेकिन बाद में वो शौक बना एक्चुअली में। और पार्ट टाइम लेक्चर्स ले रहे थे, तो मैंने स्टार्ट किया था ₹100 पर लेक्चर से, यानी कि 1 घंटे के लिए बेसिकली ₹100 मिलते थे। और बायोलॉजी का पहला लेक्चर लिया था वहाँ पे पुणे के अंदर ही। लेकिन धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते एक्चुअली सच बताए तो टीचर विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है या विद्यार्थी टीचर को पढ़ा रहा है, ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाया एक्चुअली में। कि मतलब ऑनेस्टली मैंने जितना पढ़ाते पढ़ाते सीखा है उतना खुद पढ़ते पढ़ते कभी नहीं सीखा है। तो हमेशा स्टूडेंट्स से जो सीखने को मिलता है वो कभी भी किताबों से भी नहीं मिलता या डिग्री से भी नहीं मिलता एक्चुअली में। तो पार्ट टाइम पढ़ाते पढ़ाते विद्यार्थियों को जब पढ़ाने लगा, तब पुणे से ऐसा हुआ कि मेरा पहला विद्यार्थी बेसिकली MBBS के अंदर सिलेक्ट हुआ। और वो पहला विद्यार्थी जब सिलेक्ट हुआ था, तब मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि वो जो विद्यार्थी था वो एक शेतकरी का बच्चा था, ठीक है। और उसके पेरेंट्स जिस दिन वो सिलेक्ट हुआ, वो आके बेसिकली मुझे जिस तरीके से फेलिसिटेट किए और उनकी नज़र में जो मेरे लिए नज़र देखी मैंने, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। और उसने मेरे पूरे जीवन की दिशा बदल दी, और मैंने अपना पूरा फील्ड जो है वो टीचिंग की तरफ चयन किया एक्चुअली में। क्या बात है सर, आपकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो ख्वाब लेके यहाँ पे आते हैं वो पूरा कर सकते हैं आपकी वजह से। सर एक अगला सवाल मेरा है कि अभी जो बच्चों के लिए जो कोचिंग क्लासेस नीट और जेईई के लिए आवश्यक है? सर बिल्कुल भी कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कोई भी कोचिंग मेरे हिसाब से ये नहीं कहता है कि आप स्कूल छोड़ के या कॉलेज छोड़ के आप कोचिंग लगाएं। हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि हम नीट और जेईई की तैयारी करवाते हैं, विद्यार्थी कोचिंग को चयन करते हैं, ठीक है। हमने कभी भी नहीं कहा कि कोचिंग एक एजुकेशन सिस्टम का मैंडेटरी पार्ट है, कि कोचिंग इज नॉट अ मैंडेट, कोचिंग इज डेफिनेटली नॉट अ रिक्वायरमेंट, बट स्टूडेंट्स को लगता है कि डेफिनेटली अपने करियर को पूरा करने के लिए कोचिंग की रिक्वायरमेंट है। कारण विद्यार्थी का जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने का काम कोचिंग करता है एक्चुअली। कि मतलब यहाँ पे हजारों विद्यार्थी आते हैं, यहाँ पे लाखों विद्यार्थी आते हैं, लेकिन उस लाखों विद्यार्थियों में से पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना और उस पोटेंशियल पे वर्क करना और वर्क करके उसके ऊपर आउटपुट लाना, ये काम एक्चुअली कोचिंग करता है। क्या और बेसिकली जो विद्यार्थी कमजोर भी है, क्योंकि सेग्रीगेशन बराबर है, कोचिंग जो है वो बहुत स्पेसिफिक है और कोचिंग के प्रति पेरेंट्स को अपेक्षाएं रहती है, और जहां अपेक्षाएं रहती है वहां दोनों की जिम्मेदारियां बन जाती है, कि कोचिंग की भी जिम्मेदारी बन जाती है, स्टूडेंट की भी जिम्मेदारी बन जाती है और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है। तो एक कोचिंग करता क्या है कि अच्छे विद्यार्थियों को सिलेक्ट करके डेफिनेटली उनके परफॉर्मेंस को और बढ़ाता है, और जो विद्यार्थी कमजोर भी है उनको एक स्तर के ऊपर लेके जाता है। कोचिंग पोटेंशियल और परफॉर्मेंस के बीच का ब्रिज है, इस बात को सभी ने मानना ही पड़ेगा एक्चुअली। और बेसिकली जो विद्यार्थी कम भी है उनके अंदर भी नीट जेईई की तैयारी केवल डॉक्टर और इंजीनियर बनने की तैयारी नहीं है, वो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जनरेट करने की तैयारी है। और जब विद्यार्थी के अंदर ये स्पिरिट निर्माण होता है, वो किसी भी चीज को फेस करने के लिए तैयार होता है। कारण किसने देखा है कि नीट का पेपर कैसा होगा, किसने देखा है कि जेईई का पेपर कैसा होगा। एक कोचिंग विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के पेपर को फेस करने के लिए तैयार करवाता है। एक कोचिंग विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के आईआईटी के पेपर को फेस करने के लिए तैयार करवाता है। यानी कि किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थी मेंटली स्टेबल रह के परफॉर्म कर सके, ये एक्चुअली कोचिंग सिखाता है एक्चुअली में। तो इसलिए कोचिंग कभी भी जरूरत नहीं है, कोचिंग बेसिकली विद्यार्थियों के द्वारा चयन की गई चीज है, क्योंकि कोचिंग ही पोटेंशियल को निखारती है, कोचिंग ही बेसिकली विद्यार्थियों को आइडेंटिफाई करती है और उनके ऊपर पर्सनली काम करके उनको आउटपुट देती है एक्चुअली। क्या सर, जैसे कि आपने कहा कि नीट का पेपर किसने देखा है, जेईई का पेपर किसने देखा है तो अभी आपको लातूर पैटर्न के बारे में आपको मालूम ही होगा, बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो सच में लातूर पैटर्न के बारे में आप क्या कहेंगे, जो अभी चर्चा हो रही है उसके बारे में क्या? लातूर बहुत प्रसिद्ध शहर है, ठीक है, और उसकी प्रसिद्धि किसी एक चीज़ से नहीं जुड़ी हुई है, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है। एक छोटी सी घटना शेयर करता हूँ कि मेरी शादी के वक्त
मेरे ससुर जी ने मुझे बोला कि शादी के बाद मेरी बेटी को रखोगे कहाँ पे, तो मैंने बोला कि लातूर में। तो उनका जवाब जो था वो एकदम आश्चर्यचकित था कि उन्होंने कहा लातूर वो जगह जहां भूकंप आता रहता है, ठीक है। लातूर में भूकंप आया एक ही बार था लेकिन उनकी नजर में लातूर वो जगह है जहां भूकंप आता रहता है। क्या और मेरे कुछ मित्र परिवार भी जो है जो कई अलग जगह पे भी रहते हैं, तो जब भी समर पीरियड शुरू होता है वो मुझे कॉल करके बोलते हैं कि तू नहाता है कि नहीं नहाता है। तो एक आश्चर्यजनक प्रश्न है मेरे लिए भी, लेकिन उसका उत्तर मैं भी उनको पूछा कि क्यों ऐसा, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे वहां पानी भी तो ट्रेन से आता है, ठीक है। तो एक ही बार लातूर में बेसिकली पानी ट्रेन से आया था और शायद वो भी 2 ही ट्रेन आई थी मेरे हिसाब से, ठीक है। सही बात। तो ससुर जी के लिए लातूर वो जगह जहां भूकंप आता रहता है और फ्रेंड्स के लिए वो जगह जहां लातूर में एक्चुअली पानी की कमी है। लेकिन लातूर एकमेव शहर है जिसको महाराष्ट्र ने नाम दिया है लातूर पैटर्न। ऐसा तो कोचिंग हर जगह पे है, कोचिंग किस शहर में नहीं है, कोचिंग हर जगह पे है, विद्यार्थी हर जगह पे है, रिजल्ट्स हर जगह पे हैं, लेकिन लातूर जो वातावरण देता है वो कोई भी नहीं दे सकता एक्चुअली में। इसीलिए इस शहर को नाम दिया गया है लातूर पैटर्न, ठीक है। और ये लातूर पैटर्न नाम लातूर करने नहीं दिया है कि हमने बेसिकली कभी भी नहीं कहा है कि लातूर पैटर्न है, ठीक है। लातूर पैटर्न ये नाम पूरे महाराष्ट्र ने लातूर को दिया हुआ है, तो इसलिए नाम भी हमने जन्म नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। इस पैटर्न की परिभाषा केवल इतनी सी है कि ये मेहनत का पैटर्न है, कि बहुत सारे टैलेंट कहाँ नहीं है, टैलेंट पूरे महाराष्ट्र भर में है, टैलेंट पूरे इंडिया में है, लेकिन रिजल्ट्स क्यों बेसिकली लातूर से आते हैं, ठीक है। जब भी नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स में से हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन का क्राइटेरिया आता है तो लातूर से ही सबसे ज्यादा सिलेक्ट क्यों होते हैं विद्यार्थी, ठीक है। उसके पीछे कारण है कि टैलेंटेड विद्यार्थी पूरे महाराष्ट्र भर में रहने दो, लेकिन उनके अंदर मेहनत करने की जो क्षमता है वो लातूर की मिट्टी जगाती है एक्चुअली में, ठीक है। कि लातूर जो कंपटीशन देता है, लातूर जो एनवायरनमेंट देता है, वो शायद बेसिकली आपको पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर की सड़क है, लेकिन उस 1 किलोमीटर की सड़क पे हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर कितना कंपटीशन है ये आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। और जब भी कंपटीशन होता है तो डेफिनेटली कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ बुरी बातें होती है, कभी हेल्दी कंपटीशन होता है, कभी अनहेल्दी कंपटीशन होता है। ये हर जगह देखा जाता है, ऐसा नहीं कि लातूर के अंदर ही देखा जाता है, बराबर है, ठीक है। लेकिन ये कंपटीशन के कारण हर क्लासेस सबसे बेस्ट परफॉर्म करते हैं। इस कंपटीशन के कारण पूरे शहरों में कई लाखों की फीस होती है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली कम फीस के अंदर भी विद्यार्थियों को उतनी क्वालिटी मिलती है और सर्वाधिक रिजल्ट देते हैं। कितनी भी बातें कर लो, बराबर है। उस भूकंप से भी उभरा था लातूर, उस पानी की समस्या से भी उभरा था लातूर, और आज बेसिकली डेफिनेटली किसी एकाध व्यक्ति द्वारा की कोई गलत चीज लातूर पैटर्न नहीं है, ठीक है। लातूर पैटर्न बहुत लोगों ने बनाए हैं और इनफैक्ट पूरे महाराष्ट्र ने लातूर पैटर्न बनाए हैं, ठीक है। कि लातूर पैटर्न का नाम केवल बेसिकली कुछ लोग तो बाकी जगह पे इस्तेमाल करते हैं कि मतलब अगर मान लो कि एकाध व्यक्ति को कोचिंग खोलना है तो कहीं पे भी वो बेसिकली लातूर पैटर्न के नाम से खोल देते हैं। ये बात सच है, ठीक है। लेकिन ये क्यों है? क्योंकि कितनी भी घटनाएं घटने दो, लेकिन लातूर पैटर्न के अंदर मेहनती लोग भी है। आज भी बेसिकली किसी एकाध व्यक्ति की, यदि मान लीजिए कि एकाध शहर में चोरी कहाँ नहीं होती है, बराबर है, इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो शहर चोर है, ठीक है। तो एकाध घटना कहीं पे घट सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बेसिकली लातूर पैटर्न में कोई कमी है। लातूर कल भी सक्षम था, आज भी सक्षम है और कल भी लातूर ही सक्षम रहेगा, ठीक है। क्योंकि लातूर का जो वातावरण है वो पूरा महाराष्ट्र भी चाहे, पूरा भारत भी चाहे तो वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता एक्चुअली में। लातूर पैटर्न के बारे में जो भी कुछ चर्चा हो रही थी तो पूरा कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर दिया कि सच में लातूर पैटर्न है क्या। जैसे कि आपने कहा कि भूकंप एक बार आ चुका है तो फिर भूकंप वाला लातूर, अकाल एक बार गिर चुका है तो अकाल वाला लातूर, ये पूरा आपने क्लियर कर दिया। सर अगला एक सवाल मुझे आपसे पूछना है, लातूर इतना बढ़िया है, यहाँ पे एजुकेशन के लिए जो बच्चे आते हैं सच में वो एजुकेशन लिए आते हैं फिर घूमने फिरने के लिए आते हैं? आपको क्या लगता है? एक अनोखा प्रश्न है, लेकिन देखिए किसी भी शहर में कोई एक उद्देश्य से कोई भी नहीं जाता है। शायद आप घूमने भी जाते होंगे तो जब आप घूमने जाते हो तो केवल बीच देखने नहीं जाते हो, या केवल माउंटेन देखने नहीं जाते हो, या फिर केवल शॉपिंग के लिए नहीं जाते हो। एक बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन अधिकतर लोग जो लातूर में विद्यार्थी आते हैं वो डेफिनेटली अभ्यास के लिए आते हैं। और लातूर के अंदर आपको जिस प्रमाण का विद्यार्थियों के अंदर डिसिप्लिन दिखेगा वो आपको किसी भी शहर के अंदर नहीं दिखेगा। आज भी लातूर के अंदर लातूर के विद्यार्थियों का शिक्षक के प्रति मान है। आज भी लातूर के अंदर शिक्षकों ने जो कहा
विद्यार्थी उसको शब्द सहित पालन करते हैं। आज भी लातूर के अंदर बेसिकली वाइट बोर्ड का इस्तेमाल होता है। आज भी लातूर के अंदर ट्रेडिशनल टीचिंग को मान दिया जाता है। आज भी बेसिकली सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट डेवलपमेंट गिनो या सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव डेवलपमेंट गिनो तो वो लातूर के अंदर है। और बेसिकली आज भी सर्वाधिक विद्यार्थी, डेफिनेटली कुछ विद्यार्थी रहते हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कारण नीट जेईई का जो सफ़र है वो 2 साल का है कि सातत्यता मेंटेन करना ये डेफिनेटली एक डिफिकल्ट टास्क है। और कुछ विद्यार्थी कर पाते हैं और कुछ विद्यार्थी नहीं कर पाते। कुछ विद्यार्थी स्टार्टिंग में अच्छा करते हैं, कुछ विद्यार्थी बाद में अच्छा करते हैं। कुछ विद्यार्थी स्टार्टिंग में अच्छा नहीं कर पाते और बाद में अच्छा करते हैं। कुछ विद्यार्थी 2 वर्ष अच्छा करते हैं और फाइनल में नहीं कर पाते हैं। और कुछ विद्यार्थी 2 वर्ष एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन फाइनल में कर जाते हैं। ये सारी घटनाएं आपको देखने को मिलती है लातूर के अंदर। लेकिन लातूर में अधिकतर विद्यार्थी डेफिनेटली पढ़ने के उद्देश्य से ही आते हैं। इनफैक्ट ये बोलने की जगह कोई भी पेरेंट्स अगर विद्यार्थी को लातूर भेज रहा है तो पेरेंट्स का तो उद्देश्य यही है कि बेसिकली विद्यार्थी डॉक्टर या इंजीनियर बन के आए। तो जो विद्यार्थी समर्पण, क्योंकि सपने और संकल्प में बहुत फर्क है कि मतलब मैं अगर खुद की बात करूं तो मैं जब 6th में था तो मेरे स्कूल का जो सिक्योरिटी गार्ड था वो बनने की इच्छा थी। उसके पीछे कारण सिर्फ इतना ही था कि उसकी बात हर कोई मानता था, सिर्फ इतनी सी बात थी जिसके कारण मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहिए। फिर थोड़ा 10वीं में बड़ा हुआ तो बेसिकली एरोप्लेन वगैरह देखने लगा तो एक बार बेसिकली ये भी इच्छा हुई कि पायलट बनना है। और धीरे धीरे बेसिकली आगे बढ़ते गए तो क्लैरिटी आती गई कि लाइफ में क्या बनना है। लेकिन विद्यार्थियों को डे 1 से लातूर के अंदर ये सिखाया जाता है कि आप यहाँ पे क्यों आए, कि अगर विद्यार्थी लातूर आके ये बात भूला नहीं कि वो लातूर क्यों आया है तो वो यहाँ से डॉक्टर और इंजीनियर बन के ही जाएगा। एक्चुअली जो यहाँ से डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन के गया है उसके पीछे एक ही कारण है कि वो यहाँ क्यों आया है, वो इस बात को भूल गया एक्चुअली। ठीक है, तो इसलिए लातूर में डेफिनेटली विद्यार्थी समर्पित ही आते हैं। और लातूर में आने की एक अच्छी बात क्या है कि एकाध स्कूल में एकाध विद्यार्थी टॉपर रहता है, लेकिन प्रत्येक स्कूल का टॉपर जब लातूर में आता है तब उसकी स्पर्धा देखने लायक रहती है एक्चुअली में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है वो बहुत ही बेस्ट मिलता है विद्यार्थियों के लिए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। और उस एज में जो थोड़े डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो केवल लातूर में नहीं, मेरे हिसाब से हर जगह होते हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो इसलिए ये छोटी छोटी घटनाएं जो है वो हर जगह घटित होती है, लेकिन लातूर को अचानक से हाईलाइट कर दिया जाता है। ठीक है, कारण जैसा मैंने कहा कि 1 ही किलोमीटर के अंदर सारे विद्यार्थी रहते हैं। तो जब सारे विद्यार्थी एक जगह रहते हैं तो मैक्सिमम विद्यार्थियों का पढ़ने का उद्देश्य रहता है, 1-2 विद्यार्थी डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है सर, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे कंपटीशन बढ़िया है क्योंकि हर स्कूल का टॉपर बच्चा यहाँ पे आता है तो कंपटीशन तगड़ा होता है। ये कंपटीशन क्लासेस के बारे में भी देखने को मिलता है। जैसे कि एक बंदा नीट जेईई में टॉप आता है तो हर क्लासेस के बैनर पे उसके फोटोज आते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका उत्तर देने के लिए आपको थोड़ा सा लातूर का इतिहास पता होना चाहिए कि लातूर एजुकेशन जिस तरीके से डेवलप हुआ है या लातूर ट्यूशन एरिया जिस तरीके से डेवलप हुआ है कि इनिशियली यहाँ पे हुआ करते थे इंडिविजुअल क्लासेस, यानी कि बायोलॉजी के अलग क्लास हुआ करते थे, केमिस्ट्री के अलग क्लास हुआ करते थे, फिजिक्स के अलग क्लास हुआ करते थे। लेकिन वो विद्यार्थी नीट की परीक्षा देता था तो जब नीट का रिजल्ट लगेगा तो उस वक्त के जो विद्यार्थी थे वो डेफिनेटली बायोलॉजी वाले इंस्टीट्यूट के बैनर पे भी रहेंगे, केमिस्ट्री वाले इंस्टीट्यूट के बैनर पे भी रहेंगे और फिजिक्स वाले इंस्टीट्यूट के भी बैनर पे रहेंगे। ठीक है, धीरे धीरे विद्यार्थियों का जिस तरीके से टाइम वेस्टेज हो रहा था इस बात को लातूर ने भी समझा और लातूर ने एकेडमिक कल्चर चालू किया, यानी कि एक ही छत के अंदर पीसीबी और पीसीएम। और ये कोई भी जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है या कोई भी जब चेंज होता है तो एकदम सडनली नहीं होता है, कि इट इज़ अ स्लो प्रोसेस ऑलवेज। ठीक है, कि मतलब हो सकता है कि 1 साल ऐसा हुआ होगा लातूर के अंदर कि विद्यार्थियों ने बेसिकली एक छत के अंदर क्लास लगाई होगी और 1 विषय के लिए कहीं और भी लगाई होगी। इस केस में हो सकता है कि 1 विद्यार्थी बेसिकली आपको मल्टीपल बैनर्स के अंदर दिख सकते हैं। यह भी होता है कि विद्यार्थी कई बार अपने करियर को किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं रखना, ये आप भी सोचते होंगे और हम भी सोचते हैं, बराबर है। तो 1 विद्यार्थी कहीं पे टेस्ट सीरीज के लिए इनरोल्ड होता है, 1 विद्यार्थी कभी कभी क्रैश कोर्स के लिए कहीं पे इनरोल्ड हो जाता है। ठीक है, 1 विद्यार्थी एक जगह पे इनरोल्ड 2 सालों के लिए रहता है, लेकिन टेस्ट सीरीज कहीं पे भी दी तो वो लोग भी उसका रिजल्ट अपनाते और ये लोग भी अपना रिजल्ट छापते। ठीक है, तो केवल यही एक कारण रहता है जिसकी वजह से 1 विद्यार्थी 2 बैनर्स के अंदर दिखता है। लेकिन इस बात को भी लातूर ने बहुत मन पे लिया है, चीजों को सीखा है, समझा है। आज
आप देखिए कि कोई भी विद्यार्थी आपको 2 बैनर के ऊपर नहीं दिखेगा, क्योंकि ऐसा करने से विद्यार्थी का भी नुकसान होता है। कारण एक विद्यार्थी अगर अलग अलग इंस्टीट्यूट के पेज पे है, ठीक है, तो जो आने वाले विद्यार्थी वो किसको आइडियल माने या किसको फॉलो करे, बराबर है, ठीक है। तो ये बात धीरे धीरे विद्यार्थियों ने भी समझी है और कोचिंग्स ने भी समझी है। इसके कारण आज आप कभी पे भी देखोगे तो कोई एक विद्यार्थी आपको 2 बैनर के अंदर नहीं मिलेगा एक्चुअली में, ठीक है। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब बेसिकली कोचिंग का एक विद्यार्थी 2 बैनर पे दिखता है, वो थोड़ा सा इतिहास उनको जानने की जरूरत है, ठीक है। होता भी होगा ये घटनाएं, लेकिन ये घटनाएं केवल इसलिए होती है कि एकाध विद्यार्थी की क्लास एक जगह लगा है, हो सकता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहीं और कर रहा हो सकता है कि टेस्ट सीरीज बेसिकली कहीं और दे रहा हो। तो उस केस में उस विद्यार्थी ने भी तो 3 जगह पे लिया हुआ है, तो उसी केस में वो विद्यार्थी के बेसिकली चेहरे आपको अलग अलग बैनर के ऊपर दिखने लगेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोचिंग बेसिकली कोई गलत काम करता है, ठीक है। ये बात सही कही सर आपने कि एक लड़के का फोटो हर बैनर पर आता है, तो हम ये नहीं देखते कि वो किस सब्जेक्ट के लिए किस क्लास में था। थैंक यू सो मच सर। लेकिन उसके आगे जाके मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हर कोई अपनी कोचिंग क्लासेस की ऐड बहुत ही अलग अलग तरीके से यानी खतरनाक टाइप से करता है, जैसे कि आई एम अ ब्रांड, आई एम अ फैक्ट्री, ऐसे कुछ अलग अलग। क्या सच में ज़रूरत है कोचिंग क्लासेस को ऐसे ऐड बनाने की? डेफिनेटली विज्ञापन जो है वो एक क्रिएटिविटी का सेक्टर आता है कि मतलब विज्ञापन आप अलग अलग प्रकार के देखते होंगे। ये केवल कोचिंग में ही नहीं लेकिन हर एक इंडस्ट्री के अंदर है। लेकिन डेफिनेटली एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एजुकेशन के अंदर कोई भी ब्रांड नहीं है। एजुकेशन के अंदर केवल विद्यार्थी ही ब्रांड है एक्चुअली में, क्योंकि विद्यार्थी इंस्टीट्यूट को ब्रांड बनाते हैं, इंस्टीट्यूट विद्यार्थी को ब्रांड नहीं बनाता है, ठीक है। कि एक विद्यार्थी यहाँ जब आता है 2 साल के लिए, तो केवल वो 2 साल की मेहनत की वजह से वो नीट के लिए लगा है ऐसा नहीं है। उसके पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक उसके स्कूल ने जो उसको नॉलेज दिया है, वो फाउंडेशन लेके जब विद्यार्थी यहाँ पे आता है, तब एक सीमित समय के अंदर कोचिंग उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करके रिजल्ट लाता है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक्स्ट्रा फीचर्स की जरूरत कब पड़ती है, जब आपके पास बेसिकली चीज़ें कम होती हैं, ठीक है। लेकिन ब्रांड ये जो शब्द है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर एक बार कोई विद्यार्थी आपके पास आया और आपके पास एडमिशन ले लिया तो ये सेल्स हो गया। लेकिन आपके पास एडमिशन लेने के बाद फिर वापस से वो आया तो ये विश्वास हो गया। और अगर बेसिकली यहाँ से एडमिशन लेने के बाद उसने दूसरे को भी बताया कि आपके यहीं पे एडमिशन लो, तब आप ब्रांड हो गए एक्चुअली में, ठीक है। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ब्रांड नहीं होता है, विद्यार्थी इंस्टीट्यूट को एक्चुअली में ब्रांड बनाता है, ठीक है। सर अभी जो हर कोचिंग क्लासेस में कहा जाता है कि हमारे पास अनुभवी टीचर्स है, हमारे पास परफेक्ट मटेरियल है, या फिर हमारे पास रिज़ल्ट है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अल्फ़ा 360 डिग्री एकेडमी क्या ऑफ़र करती है आने वाले छात्रों के लिए? देखिए शायद मेरे हिसाब से हर इंस्टीट्यूट क्लेम करता है कि हर एक के पास एक्सपीरियंस टीचर्स है। हर इंस्टीट्यूट क्लेम करता है कि उसके पास बेस्ट रिजल्ट्स है, परफेक्ट मटेरियल है, परफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अल्फ़ा 360 डिग्री एकेडमी ये अकेला ये कह सकता है कि वो विद्यार्थियों से करवा के लेने की क्षमता रखता है। यानी कि विद्यार्थियों से करवा के लेना, ये अगर आपको कहीं पे भी मिलेगा तो वो अल्फ़ा 360 डिग्री एकेडमी के अंदर मिलेगा। और यहाँ पे इतना भी है कि इसके आगे से ये हमारा तय है कि अल्फ़ा 360 डिग्री एकेडमी जब भी रिजल्ट्स लॉन्च करेगा तो हमारे कितने विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी सिलेक्ट हुए ये डेटा देगा लोगों को। कारण हजारों विद्यार्थी जहाँ पे है वहाँ पे एकाध विद्यार्थी सिलेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ लाखों विद्यार्थी है वहाँ पे 400-500 बच्चे सिलेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने कितने विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी सिलेक्ट करवाए, जब ये परसेंटेज में आंकड़ा आएगा तब बेसिकली आपको मेहनत समझ में आएगी। तो इंस्टीट्यूट की जो मेहनत है, बस वही हम बेसिकली अल्फ़ा 360 डिग्री एकेडमी द्वारा देना चाहते हैं कि यानी कि विद्यार्थियों से करवा के लेना। कारण आज के डेट में लेक्चर्स कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो जनरेशन है, दुनिया में किसी भी टीचर्स का लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है। किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, कहीं पे भी मिल जाएगा। तो ये जो पीढ़ी है, इनके पास रिसोर्सिस की कमी बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो मेरा लेक्चर रहे, चाहे वो किसी का भी लेक्चर रहे, आपको यूट्यूब के अंदर मिल जाएगा या कहीं पे भी किसी रिसोर्सेस में मिल जाएगा। लेकिन जो नहीं मिलेगा वो एक ही चीज़ है कि इन विद्यार्थियों से करवा के लेना। और वो करवा के लेने का दायित्व हमने भी इसके लिए अल्फ़ा 360 डिग्री एकेडमी के अंदर लिया हुआ है। तो इसलिए विद्यार्थियों से करवा के लेना, ये आपको अगर कहीं मिलेगा तो यही चीज़
हम ऑफर करते हैं अल्फा 360 डिग्री एकेडमी के अंदर। सर और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो अपने इधर स्टूडेंट्स है वो किस प्रकार जी और नीट की तैयारी करते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी विद्यार्थी 10th से 11th में आता है तो ये बात सही है कि विद्यार्थियों की स्कूलिंग अलग अलग तरीके से हुई है। कोई सीबीएसई बोर्ड का विद्यार्थी होगा, कोई स्टेट बोर्ड का विद्यार्थी होगा, कोई इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी होगा, कोई सेमी मीडियम का होगा, कोई मराठी मीडियम का होगा, कोई उर्दू मीडियम का होगा, कोई ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने 10th तक का फाउंडेशन किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा। तो ये प्रत्येक प्रकार की डाइवर्सिटी अपने यहाँ पे आती है। तो सबसे पहला जो अल्फा 360 डिग्री एकेडमी ये करता है कि विद्यार्थियों का सबसे पहले एक महीने का फाउंडेशन लेता है। उस फाउंडेशन के अंदर इर्रिस्पेक्टिव कि उनका 10th का क्या परसेंटेज रहा है, बराबर है, हमें जो बेसिक्स चाहिए बच्चों के वो हम निर्माण करते हैं। यानी कि नीट और जेईई की सही तैयारी करवाने से पहले उनकी नींव तैयार करते हैं। तो यहाँ पे 30 डेज का जो प्रोग्राम रन होता है उसके अंदर सबसे पहले विद्यार्थियों की नींव तैयार करने के पीछे कार्य होता है, और वो नींव तैयार होने के बाद डेफिनेटली विद्यार्थी नीट और जेईई की तैयारी अपने आप करते हैं। लेकिन हम उनको अपने हवाले पर नहीं छोड़ते, कारण अगर स्कूल की भी बात की जाए तो स्कूल विद्यार्थियों को 1 बजे के बाद छोड़ देता है या 2 बजे के बाद छोड़ देता होगा, ठीक है। अगर एक कोचिंग या ट्यूशंस की बात की जाए तो वो विद्यार्थियों को शाम में बेसिकली एडमिशन लेते होंगे और 3-4 घंटे के बाद छोड़ देते होंगे। लेकिन अल्फा 360 डिग्री एकेडमी के अंदर विद्यार्थी अगर सुबह एक बार आया तो वो शाम तक जाता है, ठीक है। यानी कि विद्यार्थियों को अभ्यास करना और हमारे सामने करना, बराबर है, इस बात का ध्यान हम रखते हैं यहाँ पे अल्फा 360 डिग्री एकेडमी के अंदर। और यही चीज के कारण हम ये दावे से कह सकते कि हमारे कितने विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी सिलेक्ट हुए, कारण इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रीवियस पोटेंशियल, कि एक टैलेंटेड विद्यार्थी है जो नीट और जेईई में जाने वाला तो ये तो जाने वाला है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हर विद्यार्थी वहां तक पहुंचाना, हर विद्यार्थी जिसका बेसिक्स पहले कमजोर भी थे उसको भी वहां तक पहुंचाना, ये कार्य एक्चुअली अल्फा 360 डिग्री एकेडमी के अंदर होता है। सर विजन को रेप्लिकेट करना पॉसिबल है? जैसे कि एक कॉलेज से निकल के कुछ टीचर्स अपना क्लास खोल देते हैं कॉलेज के नाम से, या फिर लातूर से बाहर जाके लातूर पैटर्न के नाम से क्लासेस खोल लेते हैं, या फिर किसी क्लास में वर्क करते करते वो बाहर जाके दूसरा क्लास खोल देते हैं। क्या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप और विजन ये 2 अलग अलग बातें हैं। कि डेफिनेटली एक आध क्लास से कुछ लोग निकल के एक आध क्लास खोल सकते हैं, एक आध कॉलेज से कुछ लोग निकल के एक आध क्लास खोल सकते हैं, लातूर पैटर्न से पढ़ा के आप कहीं और जाके भी क्लास खोल सकते हैं, ये हो गया बिजनेस, ठीक है। लेकिन विजन की बात करें तो मेरा ये मानना है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डोनेट मनी एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू डोनेट अ ऑर्गन, बट इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू डोनेट अ विजन। कि मतलब विजन किसी को भी डोनेट नहीं किया जा सकता, ठीक है, कि विजन किसी एक का होता है जिसके तहत एक पूरा एम्पायर खड़ा होता है। कि बिजनेस कहीं पे भी बन सकते हैं, आप कहीं से भी निकल के कहीं पे कुछ भी खोल सकते हैं, ये बिजनेस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर एक इंस्टीट्यूट को विथस्टैंड करना है या एक इंस्टीट्यूट को उतना बड़ा बनाना है या वो इंस्टीट्यूट को और मुकम्मल पोजीशन पे लेके जाना है तो उसके लिए एक का विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये विजन कहीं पे भी इनहेरिट नहीं होता है, यानी कि पीढ़ियों पीढ़ियों तक नहीं जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि मतलब इंडिया का भी इतिहास अगर देखा जाए कि जिन्होंने सबसे पहले कोचिंग एस्टैब्लिश की थी इंडिया में, उन्होंने जिस तरीके से सक्सेसफुली रन किया, उनके नेक्स्ट जनरेशन नहीं रन कर पाए। अगर डीएनए थ्रू ही अगर विजन चला जाता तो शायद वो भी पॉसिबल था, लेकिन ये वैसे पॉसिबल नहीं होता, कारण एक आदमी की जो जिद होती है वो हर एक आदमी की नहीं हो सकती। एक आदमी की जिद लोगों को इंस्पायर जरूर कर सकती है, लेकिन वो एक आदमी की जिद हर एक के अंदर नहीं हो सकती। तो इसलिए इवन इंडिया में जिसने सबसे पहले कोचिंग एस्टैब्लिश की थी, उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी बेसिकली एक्चुअली कोचिंग को रन नहीं कर पाए। वैसे इंडिया में आज भी जितनी कोचिंग चल रही है वो किसी एक का विजन है, जिसके विजन से खड़ा हुआ इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ उसी के विजन थ्रू ही जा सकता है। उसके बाद वाले लोग सिर्फ आइदर संभाल सकते हैं या फिर बेसिकली इसको कैरी ऑन कर सकते हैं, लेकिन वो विजन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। कारण विजन देखने वाले आदमी ने वो विजन एक दिन में निर्माण नहीं किया है, उसने शून्य से लेके हर एक अनुभव अपने अंदर लिए, तब जाके उसके अंदर वो विजन बना है। तब जाके उसने कितनी घटनाएं देखी होगी, उसने टूटना देखा होगा, बनना देखा होगा, कई बार टूटा होगा, कई बार बना होगा। इतनी बार टूटने के बाद जब बेसिकली कुछ बनता है तब वो संकल्प बनता है, तब वो विजन बनता है।
नहीं तो सपना तो हर कोई देख लेता है, उसमें क्या है, ठीक है, कि सपना देखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संकल्प बनना बहुत बड़ी बात है। और वो संकल्प तभी बन सकता है जब कोई भी विद्यार्थी या फिर कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई व्यक्ति 1000 बार टूटा होगा, तब जाके उसने वो निर्णय लिया होगा कि मेरे एक नेतृत्व में, यानी कि मेरे एक विजन के अंडर एक इंस्टीट्यूट रन करेगा। कि कोई भी आदमी अकेला तभी लड़ता है जब उसने ये अनुभव ले लिया होगा कि लोग उसके साथ नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि विजन किसी एक का ही होता है, तब जाके एक एम्पायर खड़ा होता है। बाकी लोग सिर्फ उस विजन को फॉलो कर सकते हैं, कभी भी वो विजन लेके कैरी नहीं कर सकते एक्चुअली। सर अभी एक आगे का सवाल ये है कि जो छात्र यहाँ पे आते हैं, नीट की एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, फ़ी वगैरह भरते हैं, लेकिन समझो उनको री नीट करना है, तो आपकी एकेडमी में उसके लिए क्या फैसिलिटीज़ है? जो विद्यार्थी अभी रीनीट देने वाले हैं उनके लिए कंप्लीटली निःशुल्क हमने लेक्चर्स भी अरेंज किए हैं, टेस्ट सीरीज भी अरेंज की है, विद्यार्थियों के लिए डाउट सॉल्विंग भी अरेंज किया हुआ है। यानी कि वो विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क न लेते हुए हमने उन विद्यार्थियों के लिए रीनीट को वो उसी तरीके से फेस कर सके, उसके लिए पूरी सुविधा अल्फा 360 डिग्री एकेडमी के अंदर दी हुई है। सर अभी मैं बहुत सारे टीचर से मिला हूँ और बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू भी लिया है, लेकिन मुझे ऐसे सुनाई दिया है कि जब आपका लेक्चर होता है तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं कि आपका लेक्चर सुनने के लिए। क्या खास बात है आपके लेक्चर में? खास बात तो पता नहीं, लेकिन ऐसा विद्यार्थी कहते हैं कि हमारे लेक्चर के अंदर ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन ऐसा मैं मानता हूँ कि विद्यार्थियों की ऊर्जा की वजह से मुझे ऊर्जा मिलती है एक्चुअली में, कि जो एनर्जी लेवल है, और ऐसा एक सृष्टि का नियम है कि शायद ये शरीर खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती। तो शायद इस बात को मैं विद्यार्थियों में दे पाता हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मतलब मेरी ऊर्जा विद्यार्थियों के अंदर जब जाती है तो विद्यार्थी मोटिवेटेड तरीके से नीट और जेईई की तैयारी करते हैं। बस उतना ही माता पिता की ब्लेसिंग्स गिनो या फिर विद्यार्थियों के प्रति समर्पण गिनो, कि वो समर्पण मुझे जो ऊर्जा देता है, और वो ऊर्जा जब विद्यार्थी जब लेते हैं तो उसके कारण जो बन पाता है वो कुछ अनोखा बन पाता है। कारण ईश्वर किसी भी उम्र में किसी को भी हर चीज़ नहीं देता। आज विद्यार्थियों के पास जो जोश है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन आज मेरे पास जो अनुभव है वो विद्यार्थियों के पास नहीं है। लेकिन मेरा अनुभव और विद्यार्थियों का जोश मिला तो इस देश में अपन कोई भी चमत्कार कर सकते हैं एक्चुअली। सर बच्चों का छोड़िए, लेकिन हम जब आपकी बातें सुन रहे तो हमें लगता है कि सुनते ही जाना है और बहुत सारे सवाल पूछे आपसे, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट आपने क्लियर कर दिए। लातूर पैटर्न हो या फिर बच्चे यहाँ पे पढ़ाई के लिए आते हैं, फिर नीट एग्ज़ाम हो या फिर री नीट हो या फिर और बहुत सारी चीज़ें आपने हमें क्लियर कर दिए। सर अभी 3 मई को एक एग्ज़ाम हुई नीट की, और उसमें कुछ बच्चों के जो स्कोर है वो कम आए हैं। तो चलो अभी एक एग्ज़ाम है, अभी उसमें अगर उनके कम आते हैं मार्क्स तो वो रिपीट करने वाले हैं, तो उनको समय बहुत कम मिलने वाला है। तो आपकी एकेडमी उनसे कैसी तैयारी करके लेंगे? डेफिनेटली ये एक एकेडमी के लिए भी चैलेंजिंग तो है कि जो शायद एक आध बैच जून में जो चालू होने वाली थी वो अब शायद जुलाई में चालू होगी। लेकिन इस वक्त मैं ऐसा कहूँगा कि विद्यार्थियों ने रीनीट के लिए फोकस रहना चाहिए। लेकिन रीनीट के बाद भी अगर विद्यार्थियों की कहीं गुणवत्ता कम आती है और विद्यार्थी खुद को एक प्रयास देना चाहते हैं, यानी कि रिपीटर बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रिपीट करना कोई छोटा निर्णय नहीं है, क्योंकि एक वर्ष ऐसा जाने वाला है जिसकी कोई डिग्री भी नहीं मिलने वाली। तो आपको डेफिनेटली वो इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना चाहिए जिसके अंदर क्लैरिटी ऑफ एकेडमिक्स रहता है, कि यहां पे अल्फा 360 डिग्री एकेडमी के अंदर कभी भी मोटिवेशन, एकेडमिक्स, टेस्ट सीरीज, ये सब चीजों का मिक्सचर नहीं किया जाता है। कि यहां एकदम क्लैरिटी है कि एकेडमिक्स के टाइम पे एकेडमिक्स, मोटिवेशन के टाइम पे मोटिवेशन, और टेस्ट सीरीज के टाइम पे टेस्ट सीरीज, कि हर चीज को मिक्स करने की वजह से विद्यार्थियों को कभी भी पढ़ने के लिए उतना समय नहीं मिलता है। तो इसलिए एकदम प्रॉपर एकेडमिक प्लानिंग जो अल्फा 360 डिग्री एकेडमी ने बनाया है, कि 1 जुलाई से भी हम जो बैच चालू करेंगे उससे डेफिनेटली अपन परफेक्टली विदाउट मोर एडिशनल ट्रैक्स अपन विद्यार्थियों का सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, संतुष्टिपूर्वक कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद विद्यार्थियों की जो अड़चन रहेगी उस अड़चनों का एक रिवीजन भी होगा, और उसके बाद विद्यार्थियों का टेस्ट सीरीज होगा। और न केवल टेस्ट सीरीज, लेकिन विद्यार्थियों को अगले साल की जो नीट है, अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी हुई तो उसके लिए अल्फा 360 डिग्री एकेडमी के अंदर कंप्यूटर लैब भी बेसिकली ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है विद्यार्थियों के लिए। यानी कि अगले साल जिस प्रकार का पेपर पैटर्न होने वाला है उसकी पूर्व तैयारी हमने ऑलरेडी करके रखी हुई है विद्यार्थियों के लिए। तो इसलिए विद्यार्थियों ने कहीं पे भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है,
क्योंकि यहां पे विद्यार्थियों को सिर्फ एडमिशन लेके बाकी सारी जिम्मेदारी हमारे पे छोड़नी है, कारण हम यहां पे करवा के लेने का दायित्व रखते हैं और उनके लिए हमारी जिद ज्यादा है, कारण उन्होंने 1 वर्ष के अंदर एक तो उन्होंने क्या क्या नहीं देखा, 2 वर्ष तैयारी की, नीट की परीक्षा दी, परीक्षा देने के बाद वापिस से रीनीट हुई, कि रीनीट होगी, दिन मिले पढ़ने के लिए, यहां तक तो ठीक है, समय पढ़ने के लिए मिल सकता है, लेकिन मनस्थिति वापिस से बनाने में देर लगती है। तो वो मनस्थिति निर्माण करके विद्यार्थियों को टाइमली सिलेबस कंप्लीट करके और 9 ट्रैक्स 10 ट्रैक्स ऐसा कुछ भी नहीं करते हुए, बराबर है, ठीक है, ये ट्रैक सिस्टम ही एक्चुअली विद्यार्थी के सक्सेस के पीछे फेल्यूर का रीजन है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि पढ़ाना जितना इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के लिए समय देना उतना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए पढ़ने के लिए भी इनफ समय मिले विद्यार्थियों को, इस तरीके का एकेडमिक्स हमने निर्माण किया है। तो इसलिए जो लोग भी विद्यार्थी, पहली बात तो रीनीट की परीक्षा 100% कॉन्फिडेंस के साथ दे, और वो उसके बावजूद भी अगर आपका नहीं हुआ है और आप रिपीटर का बनने का चयन करते हैं, तो डेफिनेटली रिपीटर की बैच को एकदम परफेक्ट एकेडमिक्स के साथ, टाइमली सिलेबस कंप्लीशन के साथ, विदाउट एनी हरी के साथ, एकदम खुशी खुशी विद्यार्थियों का सिलेबस भी कंप्लीट होगा और एट द सेम टाइम टेस्ट सीरीज भी रन होगी। तो अल्फा 360 डिग्री एकेडमी के अंदर विद्यार्थियों के क्लास के साथ साथ करवा के भी लेना, यहां तक का बेसिकली पूरी जिम्मेदारी हम लेंगे इस रिपीटर बैच के लिए। और 2026 में जो विद्यार्थी पूरे प्रयत्न के बाद भी इस एग्जाम में सफल नहीं भी हुए, उनको सफलता के मार्ग तक लेके जाने की जिम्मेदारी अल्फा 360 डिग्री में लेगा। तो दर्शकों, मैं आप सबसे पहले ही कह चुका हूं कि ये जो पॉडकास्ट है उन बच्चों के लिए है जो जी और नीट में अपने अपने परिवार और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। ये पॉडकास्ट लातूर पैटर्न के बारे में जो भी कुछ सवाल खड़े हो चुके हैं उनके लिए जवाब होगा। और जैसे कि चिराग सर ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर कर चुके हैं। सर, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपका विजन, आपके एकेडमी का विजन क्या है, यह हमें बताइए। जैसा मैंने पहले भी एक बार कहा कि हम एक मेव एकेडमी बनने वाले हैं कि जो कितने विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी सिलेक्ट हुए, ये लोगों के सामने पारदर्शिता से रखेंगे। कारण हजारों विद्यार्थी में से 100 बच्चे सिलेक्ट होना या 50 बच्चे सिलेक्ट होना, ये मेहनत नहीं है, बराबर है, लेकिन मेहनत का प्रमाण क्या होता है ये हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। और मैं तब तक इस बैच के विजन को मेंटेन करूंगा, तब तक यहां पे काम करूंगा कि जब तक हमारे सारे के सारे बच्चे नीट और जेई के अंदर सिलेक्ट ना हो। यानी कि मैं वो रिजल्ट लाना चाहता हूं कि जहां पे 100% एडमिटेड स्टूडेंट गॉट सिलेक्टेड इनटू नीट एंड जेई। तो ये करने के लिए डेफिनेटली मर्यादित संख्या के ऊपर काम करना जरूरी है। इसलिए हमने हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर केवल मर्यादित प्रवेश रखा हुआ है, और इस मर्यादित प्रवेश के ऊपर काम करके सारे के सारे बच्चे डॉक्टर बने और सारे के सारे बच्चे इंजीनियर बने, ये शक्य है, ये बताना चाहता हूं मैं महाराष्ट्र को अल्फा 360 डिग्री एकेडमी पैटर्न से। सर, जाते जाते हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशनल स्लोगन आपका क्या रहेगा? मेरी कुछ लिखित कुछ पंक्तियां हैं जो विद्यार्थियों में भी काफ़ी प्रचलित है, बस वही पंक्तियां देना चाहूँगा कि जीवन में कभी भी हार न जाना, कभी हार भी गए तो कभी टूट न जाना, कभी टूट भी गए तो कभी बिखर न जाना, कभी बिखर भी गए तो फिर उठ जाना, कारण जमाना उसी की सुनता है जिसमें फिर से उठने का दम होता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।